अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। विफाक में नून लीग के लिए एक नई आजमाइश सामने आ चुकी है। इस बार ना तो कोई धरना ना अपोजिशन की गरज, बल्कि अपने ही इत्तेहादी की तेज आवाज का नून लीग को सामना है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने नए NFC अवार्ड जारी करने का मुतालबा कर दिया है। बरसों से NFC का मौजू नून लीग की तरजीहात की फहरिस्त में कहीं गुम था, लेकिन अब पीपल्स पार्टी ने एक बार फिर उसे एजेंडे के पहले सफे पर ला खड़ा किया है। फिर फौरी तौर पे NFC को बुलाना चाहिए, नया NFC अवार्ड दिलवाना चाहिए। तमाम सूबों को 18वीं तरमीम के तहत जो उनके मजीद जिम्मेदारियां हैं तो मजीद वसाइल उनको दिलवाना चाहिए। और जो वफाकी हुकूमत की नालायका है, नाकामियां हैं, उनकी अपनी कमजोरियां हैं कि उनका FBR टैक्स जमा नहीं कर सकते, वो अपना बजट बना नहीं सकते उस तरीके से, वो बर्डन, वो कसूर तो ना सिंध का, ना बलोचिस्तान का, ना पंजाब का, ना पख्तूनख्वा का, किसी सूबा का आवाम का जिम्मेदारी या कोठाई नहीं है। उसमें 100% इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबुओं का कसूर है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं को कसूरवार करार दे दिया। दूसरी जानिब PTI भी मुसलसल हुकूमत के खिलाफ कोई ना कोई इशू उठा रही है। आज कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तख्त जुमलों का तबादला हुआ। तहरीक इंसाफ ने पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने अपोजिशन को हुकूमत से मुज़ाकरात की दावत दी और इस सिलसिले में सालसी का किरदार अदा करने की पेशकश भी। बैठें, बात करें गवर्नमेंट के साथ, मैं फैसिलिटेट करने को तैयार हूं। हमने पहले भी फैसिलिटेट किया था, उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से ब्रेक नहीं हुई थी। आप बातचीत करें, इनको डिमांड करें, कहेंगे जी हम प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं लेंगे अगर आप हमारी मुलाकात या जो भी, मेरी बात सुन लें, मेरी बात। तो इसलिए तरीका मुज़ाकरात का ये जो ग्रैंड जिरगा मुझे नहीं समझ आती, ये ग्रैंड जिरगा है मेरा। ओपोजिशन अरकान ने आज कौमी असम्बली के इजलास में एहतजाज किया, इजलास का वॉकआउट वहां से किया और तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली ने बानी PTI से मुलाकात ना कराने पर इजलास का जिस तरह हमने बताया बायकआउट किया। PTI की चीफ विप आमिर डोगर के मुताबिक बानी PTI से मुलाकात ना कराना इस्तेकाक की खिलाफ वर्जी है, जबकि साबिक स्पीकर असद कैसर के बकौल मुतालबात पूरे ना होने तक ईवान में वो नहीं बैठेंगे और अगर बानी से मुलाकात ना करा गई तो कल पार्लिमान के बाहर असम्बली लगेगी। बाइकआउट क्या है हाउस का, और इस पे हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है। हम मुतालिबा करते हैं, हम कल भी इस तरह करेंगे। अगर आज इमरान खान की बहनों को जो हमारे MNS जाते हैं उसको मुलाकात नहीं करनी दी गई या वकला को मुलाकात नहीं करने दी गई तो हम कल भी असेंबली का बाइकआउट करेंगे और अहद के साथ बनाएंगे कि इस पाकिस्तान को हम कायदे-ए-आज़म का पाकिस्तान बनाएंगे। इस अहद के साथ बनाएंगे कि ये हकीकी आज़ादी होगी। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के वक्त जहां स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने उन्हें मुज़ाकरात की पेशकश की, वहीं हुकूमत की जानिब से भी बातचीत की पेशकश दोहराई गई। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने अपोजिशन को मुखातिब करते हुए कहा कि एक कमेटी बनाकर बातचीत की जा सकती है, हुकूमत अपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सरकारी दिन पे कर लेंगे, कोई दो दोस्त इधर से, दो हमारी तरफ से, नवीद कमर साहब हैं, हम लोग हैं, तलाल बैठे हुए हैं, जो आप मुनासिब समझे बैठ के बात देखें। मैं बार बार कहता हूं कि सियासत का हुस्न ही बैठ के बात करने में है। दूसरी जानिब आज पेशावर हाई कोर्ट ने सेनेट और कौमी असम्बली में नए अपोजिशन लीडर की तकर्री रोकने का हुक्म दे दिया है। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने उमर अयूब और शिबली फराज को इलेक्शन कमीशन की जानिब से डी-नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने, जबकि प्रोग्राम के अगले हिस्से में हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी भी मौजूद होंगे। राना साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बिलावल साहब की आपने आज स्टेटमेंट सुन ली होगी, वो नए NFC अवार्ड की बात कर रहे हैं, सूबों को मजीद वसाइल देने की बात कर रहे हैं। यहाँ तक उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत की नाकामियां और कोताहियां हैं, FBR रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर सकता तो ये सूबों को कसूर नहीं है। बड़ी हैवी स्टेटमेंट दी है बिलावल साहब ने एक ऐसे वक्त में जब इकनॉमिकली पाकिस्तान इतना अफोर्ड नहीं कर सकता कि मजीद वसाइल वफाक जो है वो सूबों के हवाले करे। FBR में जो है वो इम्प्रूवमेंट की बड़ी गुंजाइश है और उसके लिए हुकूमत भी कोशिश कर रही है। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने निशानदेही की है तो बहरहाल उसके ऊपर काम होना चाहिए। लेकिन जहाँ तक NFC अवार्ड का मामला है तो वो बिल्कुल ड्यू है और उसके ऊपर साइड लाइन पे बात हो भी रही है और जैसे ही कोई कंसेंसस के करीब मामला पहुंचेगा
तो उसकी बाकायदा मीटिंग बुला के तो NFC जो अवार्ड जो है वो होना चाहिए, वो अब वक्त की ज़रूरत है। अच्छा राना साहब, ये जो बिलावल की स्टेटमेंट है कि इस्लामाबाद में बैठे हुए बाबुओं का कसूर है, इससे पहले ख्वाजा साहब ब्यूरोक्रेसी के बारे में जो कुछ कह चुके हैं कि पुर्तगाल में वो अपनी जायदादें और नेशनैलिटीज़ ले रहे हैं। सियासतदान अक्सर गिला करते हैं कि उन्हें ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने दे रही। क्या अभी आपकी हुकूमत में भी मामलात ऐसे हैं कि रोड़े अटकाए जा रहे हैं? नहीं, इन स्टेटमेंट्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये स्टेटमेंट्स जो है जो होती रहती हैं, और ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये ना पूरा सच होता है ना पूरा झूठ होता है। अब अगर ये कोई कहे कि सियासतदानों में करप्शन है तो इसके ऊपर गिले वाली कौन सी बात है? करप्शन इज़ देयर, और ऐसा भी नहीं है कि सारे सियासतदान करप्ट हैं। बीच में मुहिब्बे वतन, ऑनेस्ट, दयानतदार, मेहनती लोग भी जो हैं वो मौजूद हैं। इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी में भी दोनों तरह के लोग मौजूद हैं। अगर कोई कहता है कि उन्होंने बाहर जायदादें बनाई हुई हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि किसी ने नहीं बनाई, लेकिन सभी ने भी नहीं बनाई। ब्यूरोक्रेसी में बड़े काबिल, बड़े मेहनती और बड़े ही अपने जॉब से कमिटेड लोग भी हैं, अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने वाले लोग भी हैं। तो इसलिए इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं जो बोथ में दी जा सकती हैं, बात की जा सकती है, तो ये चलती रहती हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। राना साहब, PTI के लोग बड़ी तेजी से नायल हो रहे हैं, 14-15 अभी तक हो चुके हैं, और जिस तरह ये मामलात, केसेस, फैसले तेजी से आ रहे हैं, शायद 2 दर्जन तक ये तादाद पहुंच जाए। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नून लीग जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाए इन नशिस्तों पर इंतखाबात के बाद, और पीपल्स पार्टी जो है वो ओपोजिशन में चली जाए, ओपोजिशन लीडर बिलावल बन जाए। ये मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट जो है, ये निज़ाम इसी तरह से जो है वो चलेगा, और इसमें कोई ऐसी सोच जो है वो मौजूद नहीं है। चले, आज PTI ने कौमी असम्बली से बायकॉट किया। कल वो असम्बली के बाहर अब एहतजाजन अपना सेशन मुकर्रर करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब से उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। वो उनके बकौल उनके हुकूक सलब किए जा रहे हैं। ये तो रेगुलर मुलाकातें हो रही थी, अब अचानक क्यों उन्हें नहीं मिलने दिया जा रहा? देखें, उनकी मुलाकातों के मामले को कौमी असम्बली तो रेगुलेट नहीं करती। वो इस वक्त जुडिशल कस्टडी में है, वो कॉन्विक्ट हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उन्होंने तमाम सहूलतें हासिल की हैं, और मुलाकातों का मामला भी वहीं से रेगुलेट हो रहा है। वो जो 6 बंदों की लिस्ट कौन देगा, कैसे देगा, फिर कैसे लोग मिलने जाएंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़ेरे जो है वो निगरानी जो है वो तय हुई है। अगर वहाँ पे कोई इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं तो इनको चाहिए कि अदालत में दरख्वास्त दें, वहाँ पे जेल हुकाम को बुला लिया जाएगा, और अगर कोई इशू है तो उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक। अच्छा राना साहब, जो लोग डिस्क्वालीफाई हुए, डीनोटिफाई हो चुके हैं, वहाँ इलेक्शंस का इनेकाद भी अनकरीब होने जा रहे हैं, लेकिन इनके केसेस अगर आगे जाकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उनकी सजाएं ख़त्म हो जाती हैं तो ये इलेक्शंस तो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। तो क्या ये बेहतर ना होता कि जब तक इन केसेस का हतमी फैसला ना हो जाए, इन लोगों को डिस्क्वालीफाई ना होने दिया जाए? नहीं, ये फ़ैसला किसी ने को घर बैठ के अपनी मर्ज़ी से तो नहीं करना। इस सिलसिले में कानून मौजूद है, रूल्स मौजूद हैं, उसके मुताबिक मुतल्लिका अथॉरिटी ही इज़ बाउंड टू एक्ट। अगर ये वहाँ पे लिखा है कि जी फ़ैसला जब तक सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो जाएगा, अपीलों का फ़ैसला नहीं हो जाएगा, तो ये मामला उसी तरह से स्टेटस को का शिकार रहेगा, तो स्टेटस को रहेगा। और अगर अदरवाइज़ कानून परमिट करता है, बल्कि ऑर्डर करता है, तो उसके मुताबिक जो है वो मामला चलेगा। चले राना साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। राजी, छोटी सी ब्रेक के बाद राना सनाउल्लाह से गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, कल बड़ी अहम बैठक हुई नथिया गली में, नवाज शरीफ साहब ने सदारत की, वज़ीर आज़म भी मौजूद थे, आप समेत सीनियर लीडरशिप नून लीग की मौजूद थी। क्या चीज़ें डिस्कस हुई, क्या अहम फैसले हुए, क्या हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट में के दरमियान जो मामलात हैं, ऑल इज़ गुड, ऑल इज़ वेल? मामलात बिल्कुल वेल हैं, गुड हैं, और वहाँ पे जो मेन एजेंडा आइटम थी वो तो
अपना ज़िमनी इलेक्शन से मुतल्लक ही थी, लेकिन बाकी भी इश्यूज जो है वो वहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स थे तो उन्होंने अपना इज़हार ख्याल किया। पार्टी लीडरशिप ने सारी बात सुनी है और जो इन फ्यूचर फैसले हैं उनके लिए जो है वो एक मौसर और बड़ी बेहतर मीटिंग हुई है। अच्छा, मियाँ साहब जो हैं अपनी हुकूमत से, कारकर्दगी से, बाकी मामलात से कितने मुतमईन हैं, और ये जो फैसले हो रहे हैं इनमें से कितने फैसलों में वो ऑन बोर्ड हैं? क्या ये कहा जा सकता है कि 100% फैसले जो हो रहे हैं उनकी मर्जी से हो रहे हैं, या कुछ फैसले उनकी मर्जी के खिलाफ भी हो रहे हैं क्योंकि दबाव होता है और ये फैसले करने पड़ते हैं? देखें, वो एक पार्टी लीडर, पार्टी प्रेसिडेंट, एक सीनियर सियासी रहनुमा के तौर पे अपनी ज़िम्मेदारी को जो है वो बहसन निभा रहे हैं। मेरी ऑब्ज़र्वेशन या जो मैं देख रहा हूँ उसके मुताबिक वो डे टू डे मामलात में तो मुलव्वस नहीं होते, लेकिन जो बुनियादी अहमियत के हामिल मामलात या फ़ैसले हैं उनके ऊपर उनकी मशावरत भी होती है, डायरेक्शन भी होती है, और दोनों गवर्नमेंट्स, पंजाब और फेडरल, प्राइम मिनिस्टर साहब भी और चीफ मिनिस्टर साहबा भी, वो ख़ुद भी उनसे जो है वो रहनुमाई लेते हैं। पार्टी मामलात के ऊपर भी वो गाहे बगाहे गुफ्तगू भी करते रहते हैं और उस सिलसिले में मीटिंग्स भी करते रहते हैं। तो उनका एक बड़ा मुदब्बराना रोल है। ऐसा भी नहीं है कि वो उन्होंने हुकूमतों को जो है वो बिल्कुल कटहरे में बैठाया हुआ है और कोई बात उनसे पूछे बगैर नहीं हो सकती, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये भी नहीं है कि वो किसी मामले के ऊपर उनका इख्तियार नहीं है। एज़ पार्टी लीडर हर चीज़ जो है वो उनसे डायरेक्शन और रहनुमाई लेके जो है वो की जा रही है, रहनुमाई ली जा रही है। अच्छा राना साहब, वफाकी काबीना में तब्दीली की बाज़गश भी है, सुनने में आ रहा है शायद एक दो वज़रा की कारकर्दगी से या किसी और मामलात की वजह से बाकी जो लोग हैं वो खुश नहीं हैं। क्या इसे मफरूज़ा समझा जाए या कोई वज़न है इस बात में? नहीं, देखें, वो प्राइम मिनिस्टर का एक अपना तरीक़ाकार है। वो गैर मुतमईन होना या नाराज़ होना जो है ये मेरा ख़्याल है कि मुनासिब अल्फाज नहीं है, लेकिन वो कारकर्दगी का जायज़ा लेते रहते हैं और जब कोई मीटिंग्स होती हैं तो उसमें अगर किसी भी जो है वो मिनिस्टर ने अपनी ज़िम्मेदारियों को उनकी तवक्कुआत के मुताबिक या बहसन नहीं निभाया तो उसके ऊपर वो खफगी का या नाराज़गी का इजहार भी करते हैं। लेकिन जहाँ कहीं कोई अच्छा काम होता है तो उसको अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। तो ये सिलसिला जो है ये जारी रहता है। इस सिलसिले से ये कहना कि वो नाराज़ हो गए या ये कहना कि वो किसी पे नाराज़ और किसी पे खुश हो गए, ऐसी बात नहीं है। वो मौका महल के मुताबिक किसी जगह पे वो तंबीह भी करते हैं और किसी जगह पे तारीफ़ भी करते हैं। अच्छा, आज अयाज सादिक साहब ने एक दफ़ा फिर पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन वो मुज़ाकरात जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं। हमने देखा राना साहब, शाह महमूद कुरैशी काफ़ी केसेस में बरी हो गए, इम्कानात ये हैं कि शायद उनकी रिहाई भी जल्द हो जाएगी। अगर वो आते हैं और पीटीआई के मामलात को संभाल लेते हैं, क्या आप समझते हैं कि जो ये डेडलॉक है ये ख़त्म हो सकता है, मामलात आगे बढ़ सकते हैं? देखें, ये सारा कुछ हो सकता है और इसमें कोई शक नहीं कि वो सीनियर आदमी है, मुदब्बर आदमी है, मामला फ़हम है, लेकिन वो संभाल नहीं सकते। वो अच्छा। अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ैसला भी नहीं कर सकते। ये फ़ैसला कि मुज़ाकरात होने हैं, नहीं होने, करने हैं, किससे करने हैं, ये फ़ैसला इमरान खान साहब के अलावा पीटीआई में कोई नहीं कर सकता। सारे मिल के भी नहीं कर सकते जो सूरत हाल है वहाँ पे। तो इसलिए उनकी इस राय या सोच का कोई इम्पैक्ट इफेक्ट नहीं होगा। चल राना सनाउल्लाह साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राज़ीन, वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे पहला सवाल यही करेंगे कि बिलावल साहब एनएफसी अवार्ड दोबारा चाह रहे हैं और वफाकी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपकी नाकामियाँ भी हैं, कोताहियाँ भी हैं। ब्रेक के बाद ये इंपॉर्टेंट गुफ्तगू देखिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद है। कुंडी साहब, आज बिलावल साहब ने धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, नए NFC अवार्ड का वो मुतालबा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सूबों को मजीद वसाइल दिए जाएं। वफाकी हुकूमत की नाकामी और कोताहियों को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान मामलात तो कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे, वजह क्या है? रहमान देखें, इत्तेहादी हुकूमत में जो है वो चीज़ें ऐसी होती हैं, फासले बढ़ते भी हैं, कम भी होते हैं। हम इत्तेहादी जमात के हैं या उनके सपोर्टर के हैं, हम PMLN के सपोर्टर्स हैं, हम उनको मशवरा उस हवाले से देंगे जिसमें हम समझते होंगे कि हमारी बेहतरी हुई इस इत्तेहादी हुकूमत की। हम कभी भी ऐसा मशवरा नहीं देंगे जिसमें हम कहेंगे कि हुकूमत की जो ऐसी चीज़ें हों जिससे उनको पॉपुलरिटी न मिले। लेकिन डेफिनेटली बिलावल साहब ने कई दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात की है, रिसेंटली भी उन्होंने मुलाकात की, और हम हमेशा पॉजिटिव चीज़ें ही करते हैं कि हम उनको पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं। आप देखें, जब 26वीं तरमीम की बात आई और जब ज़रूरत पड़ी तो बिलावल साहब ने इंटरवेन किया और उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को राज़ी किया। अभी भी आप देखें कि डेलीगेशन लीड करके पाकिस्तान को और कश्मीर का मुकदमा लड़ने दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में गए। तो हम हमेशा ये कहते हैं कि चीज़ें हों, बेहतरी हो, आवाम को सहूलियात हो। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम रिलीफ दिया करें। कुंडी साहब, वो बात तो ठीक है, लेकिन जो उनका एक लहजा था उससे लग रहा है कि शदीद नाराज़ी है। और इस वक्त जो NFC अवार्ड है, सूबों को जितने मजीद वसाइल जो है वो विफाक दे सकता है वो देने तो चाहिए, लेकिन विफाक की अपनी जो इकनॉमिक सिचुएशन है वो भी कोई ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। देखें, चीज़ें वफाक को भी मॉनिटर करनी चाहिए। अब ऐसे वजारतें जो कि डिवॉल्व हो चुकी हैं, वो आज तक आपके ऊपर बोझ बनी हुई है, आप उनको क्यों नहीं ख़त्म करना चाहते? क्यों आपने रखा हुआ है? किस लिए आपने रखा हुआ है? उनको ख़त्म करें, वहाँ से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। बाकी बहुत सी ऐसी चीज़ें जिससे जहाँ तक आप NFC की बात करते हैं, मैं जिस सूबे से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखता हूँ, यहाँ पर हमें NFC में आप देखें कि आपने फाटा मर्जर किया है। मर्जर के बाद आप देखें कि हमारा अगर 75 स्क्वायर किलोमीटर अगर रकबा था खैबर पख्तूनख्वा का, तो अब 1 लाख हो गया है। 55 लाख आबादी बकौल सरकार के, हालांकि मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लोग कहते हैं कि हमारी आबादी ज़्यादा है, वो बढ़ चुकी है। क्या हमें उसमें परसेंटेज हमारा बढ़ा है? हमारा जो है वो परसेंटेज नहीं बढ़ा हमारे शेयर का। तो मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको NFC अवार्ड होने के बाद जो है सूबों के जो मसाइल हैं, चाहे वो सिंध के हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के हैं, चाहे वो KP के हैं, चाहे वो पंजाब के हैं, बैठ के मसले हल होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बैठ के इस मसले का हल निकल सकते हैं। डिविजनल पूल में जो है हमारा 17% है, मैं समझता हूँ कि अभी 19% हो जाना चाहिए था, जो कि होना चाहिए। अच्छा, आपको भी पता है कि सिर्फ मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स की मद में NFC से कितने पैसे PTI की गवर्नमेंट को KP में मिले? उनकी तीसरी टर्म है, उसका हिसाब क्या वो दे सकते हैं? अरबों रुपए हैं, फिगर्स तो आप खुद दे रहे थे कुंडी साहब। इस एंगल को भी तो देखना चाहिए ना कि विफाक तो पैसे दे रहा है जब, और वहां पर 40 अरब के कोहिस्तान जैसे स्कैंडल निकल रहे हैं, BRT में खुद बुर्द निकल आई है। इस मामले को भी तो देखें ना। देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जो लोग हम पे जो है वो मुसल्लत किए गए हैं, उनको जब फंड्स मिलते हैं, चाहे वो NFC अवार्ड में जैसे अपनी बात की, चाहे वो कोहिस्तान का स्कैंडल हो, चाहे वो गंदम का स्कैंडल हो, चीनी का हो, बिलियन ट्री का हो, मस्जिदों के सोलर चोरी करने के हों, अभी इनका हेल्थ कार्ड में जो इनका जो है वो उसमें अभी रिसेंटली जो उनका एक स्कैंडल आया है। तो बहुत सी ऐसी चीज़, अब वो फॉरेस्ट के ऊपर जो उनकी लड़ाई हो रही है। तो मतलब है कि बहुत सी चीज़ों पे इनके आए हैं, मर्ज डिस्ट्रिक्ट के पैसे खा पी गए। आप सब भी छोड़ दें, जो पुलिस आपकी हिफाजत करते हैं, जो चेक पोस्टों पे खड़ी है, किसी भी वक्त मतलब उनको नहीं पता कि हमारी जान ख़तरे में है और किसी वक्त हम शहीद भी हो सकते हैं, कुर्बानी दे सकते हैं। उनके 700 अरब रुपए से ज़्यादा आ चुके हैं। तो आपने पुलिस को कितने इक्विप किया? 1% ऑफ NFC अवार्ड उनके लिए पैसे आ रहे हैं, उनको लिए आपने कुछ नहीं किया। उनके ना आपने बुलेट प्रूफ जैकेट ली है, ना उनके आपने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी हैं, ना गैजेट्स लिए हैं, ना उनको अपने अपग्रेड किया है, ना कुछ किया है। वो रो रहे हैं, तो फिर आप बाकी फाटा और इसको क्या बोलेंगे? PTI के काफ़ी लोग नायल हो चुके हैं, इन नशिस्तों पर इलेक्शंस भी होंगे, डीनोटिफाई लोग हो चुके हैं, आखिरी फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने करना है। लेकिन पीपल्स पार्टी की नज़र में क्या ये फैसले दुरुस्त हैं डीनोटिफाई करने वाले? और क्या पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी या अलग अलग? देखिए, मैं समझता हूँ कि बड़े अच्छे फैसले आए हैं, बहुत जल्दी फैसले आ जाने चाहिए थे। इस मुल्क में अगर सज़ा जज़ा नहीं होगी तो फिर क्या होगा? आप मुझे बताएं कि जिन लोगों ने GHQ पे हमला किया, कोर कमांडर घर पे हमला किया, छावनियों पे किया, आपके मोटरवे के टूल प्लाजे जो है वो जला दिए, पिशावर के रेडियो स्टेशन जला दिया, अपने शोहदा और अपने हीरोज़ के मुजस्मों को जो है उनकी बेरुमती की, तो आप क्या समझते हैं? उनको हम तमगे दें?
उनको सर पे बिठाएं। मैं समझता हूँ बहुत लेट अदालतों ने फैसला किया, बहुत पहले फैसला करना चाहिए था, और मैं ये अदालतों के फैसले को वेलकम करता हूँ। डिफाई होते हैं, जो भी होता है, इलेक्शन होता है, एक प्रोसेस है, उसको होगा। जहाँ तक पीपल्स पार्टी और PMLN का अलायंस की बात है ज़िमनी इलेक्शंस में, तो पार्टी लीडरशिप ने फैसला करना है कि वो कौन कौन सी सीट पे कहाँ पर वो एडजस्टमेंट करते हैं, अलायंस करते हैं, कहाँ नहीं करते। ये तो जब इलेक्शन अनाउंस होगा तो उसके बाद ही फैसला होगा। गवर्नर साहब, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की बात की जाए, खैबर एजेंसी में, खैबर डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू नाफिज है, इसी तरह ऑपरेशन सर बकफ शुरू है, बाजा वर्ल्ड में भी शुरू हो चुका है। इस वक्त क्या सूरत हाल है? क्योंकि सूबाई हुकूमत तो पहले लिम्बो में रही, पहले कह रहे थे ऑपरेशन करना है, फिर कह रहे थे नहीं करना। सुबह अली अमीन साहब ने एक स्टेटमेंट दी, शाम एपेक्स कमेटी में वो दूसरा बयान दे देते हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है वहाँ पर? देखिए, ये सूबाई हुकूमत तो कन्फ्यूज़ है, इनको खुद पता नहीं है कि हमने करना क्या है। और आपने बयान का जिक्र किया है कि जो 24 घंटे के अंदर 2 बयान दिए हैं, कभी एक तरफ कभी दूसरी तरफ, ये विकेट के दोनों तरफ खेलने वाला जो काम होता है वो ऐसे ही होता है। जहाँ तक ऑपरेशन की बात है, देखें, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं। हमारे मुल्क में अगर ऐसे लोग होंगे, हमारे इलाकों में ऐसे लोग होंगे जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानेंगे, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानेंगे, जो हमारे फ़ौजियों को और पुलिस को के अफसरान को और उनके जो है जवानों को शहीद करेंगे, टारगेट करेंगे, तो फिर आप क्या मतलब है कि समझते हैं कि उसके ऊपर क्या होगा? देखें, जिरगे भी बनाए गए, उनको कहा भी गया कि आप लोग इस इलाका छोड़ जाएं। बहुत मुश्किलात होती हैं फ़ौज को विद इन कंट्री ऑपरेशन करना। हिंदुस्तान को अगर हम 3-4 दिन में ठीक कर सकते हैं तो ये तो घंटे 2 की मार है। लेकिन मसला ये है कि ये हमारे शहरियों, हमारे देहातों में हमारे शहरियों के दरमियान है, उनके अंदर ऑपरेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। उसके ऊपर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सूबे में अमन हो, हमारे सूबे में तरक्की हो, हमारे सूबे में खुशहाली हो। तरक्की और खुशहाली उस वक्त आएगा जब अमन होगा, और जब इन लोगों को जो हम गंद यहाँ से निकालेंगे, ख़त्म करेंगे, तो फिर हमारे इलाकों में जो है खुशहाली और अमन आ सकता है। देखिए, यहाँ पर एक और नैरेटिव बनाया जाता था और बनाया जा रहा है, लोगों के जहन में ये बिठाया जा रहा है कि जी ये फ़ौज आ रही है और ये माइंस और मिनरल पे कब्ज़ा करना चाहती है। तो मुझे ये बताएं कि आज तक फ़ौज को कितने माइंस और मिनरल के ठेके खैबर पख्तूनख्वा में मिले हैं? और दूसरी बात यह है कि माइंस एंड मिनरल क्या डेर इस्माइल खान, टांग, बनू, लकी में भी है जहाँ पर ये हालात ख़राब हैं? तो ये एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया जाता है फ़ौज के ख़िलाफ़। हमारी जो मर्ग डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, हम सब अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारे सूबे में अमन है, हमारे सूबे में सलामती हो, हमारे सूबे में तरक्की हो। बिल्कुल गवर्नर साहब, टारगेटेड बेस्ड ऑपरेशन होना चाहिए। पहले भी हमने देखा, उसके नतायज मुस्बत आए और उसके बगैर कोई चारा नहीं था। लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत जो IDPs है, बेघर होने वाले अफराद हैं, उन्होंने अदा की। पहले भी वो बड़ी मुसीबतों से गुजरे और अब भी वो बड़ी मुसीबतों से गुजर रहे हैं। उनकी वापसी की कोई वाज़ेह टाइमलाइन दी गई। 50,000 फी ख़ानदान और 25,000 वापसी पर यह ना होने के बराबर हैं ये पैसे। क्या वफाकी हुकूमत को कुछ ज़्यादा करना चाहिए उनके लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक ऐसा इशू है जिस पे वफाक और सूबे को इकट्ठा बैठना चाहिए। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन ये सूबे की बात है, मर्ज डिस्ट्रिक्ट से लोगों की बात है। इस पे वफाक और सूबे को अपने हिस्सा डालना चाहिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत देनी चाहिए। देखिए, मुश्किलात तो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुश्किलात नहीं होगी। सफ़र कर रहे हैं, घर छोड़ना बड़ा कोई आसान बात नहीं होती, बेघर होना कोई आसान बात नहीं होती, जाहिर बात है। लेकिन बात यह है कि हमें उस चीज़ पे इसको देखना चाहिए। इस चीज़ को हमें वफाक और सूबे को बैठ कर जो है इस मसले का निकालना चाहिए। इसमें सियासत नहीं करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम सब चीज़ों पे कट लगा के सबसे पहले जो है इन लोगों को जो इस वक्त नकल मकानी किए हुए हैं, उनकी जो है उनको सहूलियात ज़्यादा देनी चाहिए। ठीक। अच्छा, एक बयानिया PTI से भी आया। वज़ीर आला साहब ने कहा कि इन लोगों से मुज़ाकरात करने चाहिए। अब तो वो कह रहे हैं कि टारगेटेड बेस ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, PTI का लेकिन एक हिस्सा अभी भी ये समझता है कि इन दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात हो। और अगर आपको याद हो, इन्हीं की गुज़श्ता हुकूमत में कई हज़ार शिदत पसंदों को वापस लाकर दहशतगर्दों को बसाया गया। देखें, ये ऐसी बातें करते हैं, क्या मुज़ाकरात, किससे मुज़ाकरात करें? हम उन लोगों से मुज़ाकरात करें जो हमारे फ़ौजियों को शहीद कर रहे हैं, जो हमारे पुलिस के नौजवानों को शहीद कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानते। जो पाकिस्तान के आइन और कानून को नहीं मानता, उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते हैं, न कोई बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान के आइन को माने, पाकिस्तान के कानून को माने, पाकिस्तान की हुकूमत के सामने सरेंडर हों, गिरफ्तारियाँ दें, उसके बाद हम देखें कि हम उसके साथ क्या कर सकते हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि हम उसके साथ मुज़ाकरात करें, बोले हाँ जी ऐसे हो जाएगा। कितने तक मुज़ाकरात करें, कब तक की? हमने तो कहा है लोगों को कि आप यहाँ पर इनको पनाह न दें, ये आपके लिए जो है वो मुज़र है, पाकिस्तान के लिए मुज़र है, हमारे सूबे के लिए मुज़र है। लिहाजा हम ये चीज़ नहीं चाहते कि हमारे सूबे में बदअमनी हो, और हम चाहते हैं कि ये लोग जो है यहाँ से निकल जाएँ।
अगर नहीं निकलेंगे तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस फेस करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बहुत बड़ी खबर, अमेरिका ने कलदम फितनतुल हिंदुस्तान BLA और मजीद ब्रिगेड पर पाबंदी लगा दी है। आलमी दहशतगर्द तंजीमें ये डिक्लेयर हो चुकी हैं। दिफाई तजियाकार मोहम्मद अली हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, अमेरिका ने कलदम BLA और कलदम मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया। बहुत बड़ी खबर है, अमेरिका की जानिब से कलदम बलोच लिबरेशन आर्मी BLA और कलदम मजीद ब्रिगेड को बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल करने का ऐलान ना सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन की एक अहम कड़ी है, बल्कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भी बैनुल अक़वामी सतह पर तौसीक है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक BLA को पहले ही आलमी दहशतगर्द तंजीम करार दिया जा चुका था, लेकिन अब उसे बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम के तौर पर दोबारा दर्ज करते हुए मजीद ब्रिगेड को भी उस फहरिस्त में शामिल किया गया है। मजीद ब्रिगेड को एक अलहदा आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने का फैसला इस ग्रोह के कराची एयरपोर्ट, गवादर एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स और दीगर हसास तंसीबात पर हमलों की बराह रास्त जिम्मेदारी कबूल करने के बाद सामने आया। खास तौर पर जाफर एक्सप्रेस पर हमला, जिसमें 31 अफराद शहीद और 300 से ज्यादा यरगमाल बना लिए गए थे। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से अमली ताउन और हम आहंगी में इजाफा देखने में आ रहा है। यह फैसला पाकिस्तान की एक और सिफारती जीत है, जिसका क्रेडिट यकीनन फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के हालिया दौरा अमेरिका को जाता है। तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज दिफाई कार मोहम्मद अली साहब। मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो कैसे देख रहे हैं आप इस फैसले को, और इस फैसले का मतलब क्या है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए, मैं समझता हूं कि 3 बुनियादी वजूहात हैं। पहली बात, मैं आपसे मुत्तफिक हूं कि जो अभी पिछले 1.5 माह के दौरान पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब का जो कि 2 दौरे हैं अमेरिका के, जिसमें पहले दौरे में उनकी अमेरिकी सियासी क़यादत और सदर ट्रंप से मुलाकात हुई, और दूसरे दौरे में उनकी फ़ौजी क़यादत यानी कि आउटगोइंग सेंटकॉम चीफ, इनकमिंग सेंटकॉम चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ से भी मुलाकात हुई। और उससे अगले दिन जो अमेरिकी दफ्तर ख़ारजा की जानिब से ये बात का वाज़े करना कि अब अमेरिका भी जो है वो BLA और मजीद ब्रिगेड को एक फ़ौरन दहशतगर्द तंजीम समझता है। ये इस बात का समर और एतराफ़ है कि अब जनूबी एशिया में अमेरिका की पॉलिसी तब्दील हो चुकी है। भारत जो है ना सिर्फ अब अमेरिका की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा चीन को कंटेन करने के हवाले से, बल्कि जो दहशतगर्दी की पुश्त पनाही अमेरिका के अंदर भी जो सिख रहनुमा हैं उनके हवाले से जो उन्होंने कोशिश की, या पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमों की पुष्पनाही जिसमें मजीद ब्रिगेड और BLA शामिल है, ये इस बात का सबूत है कि अब काउंटर टेररिज्म के हवाले से अमेरिका का जो ज़ाविया निगाह है जनूबी एशिया के हवाले से, वो पाकिस्तान से मुताबिकत रखता है, और वो पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और नेशनल सिक्योरिटी को भी अहमियत देता है। और जो दीगर माइनिंग में, रेयर अर्थ मिनरल्स में ऑफशोर ड्रिलिंग की भी बातें और मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनके उसमें अमरीकी मफादात जो फ्यूचर में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की शक्ल में या जॉइंट वेंचर की शक्ल में आएंगे, उनकी सिक्योरिटी भी अमेरिका जो है उनको अपने इस रीजन के हवाले से मफादात के लिए बड़ी अहमियत देता है। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका की जनूबी एशिया की पॉलिसी तब्दील हो चुकी है। अमेरिका को इंडिया ने डिसअपॉइंट किया है, और जिस 2 बातें सामने आई हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते और सच जो है वो बिला आखिर फातेह होता है। तो पाकिस्तान एक जिम्मेदार रीजनल सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के तौर पे सामने आया है, न सिर्फ जनूबी एशिया में, वेस्ट एशिया के हवाले से भी मार्को रूबियो ने एतराफ़ किया है, और हाल ही में सेंट्रल एशिया का भी जो हमने अभी इनिशिएटिव किया जिसमें 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की मिलिट्री लीडरशिप और सेंटकॉम चीफ शामिल थे। इससे साबित होता है कि कम से कम 3 रीजन्स में पाकिस्तान के रोल को बहुत अहमियत दी जा रही है, स्टेबिलिटी और अहमियत दी जा रही है। अच्छा मोहम्मद अली साहब, एक जी
टाइम हमारे पास कम है, लेकिन बड़ा ये अहम सवाल है और वो ये है कि फितनतुल हिंदुस्तान पर इस तरह से आलमी दहशतगर्द तंजीम उसको करार देना, मजीद ब्रिगेड को, और ऑब्वियसली फितनतुल हिंदुस्तान इसलिए कहा जाता है कि इंडियन स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रही थी बलूचिस्तान में। एक तो इंडिया के लिए कितना बड़ा धचका है और दूसरा जो बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयां हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इस फैसले का? बहुत अहम सवाल किया। देखिए, मुख्तसर बात यह है कि ये सिफारती सतह पे अमेरिका का एक नई पॉलिसी का ऐलान है कि पाकिस्तान की थ्रेट परसेप्शन को अमेरिका शेयर करता है। पाकिस्तान के बयानिए की भी ये तायीद है और भारत जिन तंजीमों की पुष्पनाई करता है उनके हवाले से भी अब अमेरिका की सोच और पॉलिसी तब्दील हो चुकी है, उसका भी ये ऐलान है। अब इसके दो एतबार से मैं समझता हूँ फ्यूचर में काउंटर टेररिज्म में कॉपरेशन पाकिस्तान और अमेरिका का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉमन इंटरेस्ट है और इसमें मैं समझता हूँ इस तंजीम के ख़िलाफ़ भी जो मज़ीद कार्रवाइयाँ की जाएंगी, हमें ऐन मुमकिन है कि अमेरिका से इंटेलिजेंस और टेक्निकल और जो हाई टेक वेपन्स वगैरह की सपोर्ट दरकार है, ऐन मुमकिन है कि उसमें भी पेशरफ्त हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इंफॉर्मेशन डोमेन में वो लोग जो कि इन दहशतगर्द तंजीमों के लिए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के गाब में फ़ज़ा हमवार करने की और हमदर्दी डेवलप करने की आलमी सतह पे मगरबी ममालिक में या पाकिस्तान में इस्लामाबाद में मुजाहिरों और धरनों के ज़रिए से कोशिश कर रहे थे, उनको भी अमेरिका की जानिब से बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि अगर अब आप इन दहशतगर्द तंजीमों को जस्टिफाई करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, प्रमोट करेंगे, तो अब आप इसका मतलब वाज़े ये है कि अमेरिका इनको एक दहशतगर्दी की सपोर्ट की नज़र से देखेगा। अच्छा, दूसरा मोहम्मद अली साहब, जो इंडिया का एक रोल रहा है ग्लोबल टेररिज्म में, जो उन्होंने कनाडा में सिखों के साथ किया या अमेरिका में उनके शहरियों को वहां पर मारा, उसके बाद हमने देखा कि मुसलसल एक डिक्लाइन, और जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मुसलसल एम्बेरस करते जा रहे हैं इंडिया को, कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता। इसकी स्ट्रेटेजिक वजूहात आपको क्या नजर आ रही हैं? देखिए, इसकी 6 वजूहात हैं। नंबर 1 ये कि पहली वजह वही है जो आपने बताई कि तकरीबन 1.5 साल कबल जो जब इंकशाफ हुआ, अमेरिकन इंटेलिजेंस ने इस चीज़ को डिटेक्ट किया कि इंडियन इंटेलिजेंस हाईएस्ट लेवल से अप्रूवल के नतीजे में खुल्लम खुल्ला अमरीकी सरहदों के अंदर अमरीकी शहरी जो कि सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं उनकी हलाकत की मंसूबाबंदी और तैयारी कर रही है, तो ये अमेरिका के लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था एक ऐसे मुल्क के हवाले से जिसको अमेरिका चीन के ख़िलाफ़ अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझता था। दूसरी बात, जो बुनियानुल मरसूस के नतीजे में उन्होंने समझ लिया अमेरिका ने कि भारत की सलाहियत भी नहीं है और शायद इरादा भी नहीं है चीन को कंटेन करने में, अमेरिका की तवक्कुआत पे वो पूरा उतर भी नहीं सकते, उतरना चाहते भी नहीं है, और उन्होंने कम्प्लीटली डिसअपॉइंट किया है कि पाकिस्तान तो एक छोटा सा मुल्क है, 9 गुना ज़्यादा उनका दिफाई बजट है भारत का पाकिस्तान से, वो पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, तो कल को वो चीन के सामने क्या खड़ा होंगे। तो तीसरी बात जो है वो ये कि उन्होंने जबकि अमेरिका अपने माशी दबाव को एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहा था रूस पे दबाव डालने के लिए, और तमाम मगरबी ममालिक अमेरिका की बात सुन रहे थे एनर्जी कॉपरेशन को रिड्यूस करने के लिए, तो उस वक्त इंडिया ने पिछले साल $52 अरब का तेल जो है वो रूस से इंपोर्ट किया। इसके ऊपर बहुत गुस्सा पाया जाता है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, इसको ताबीर कर रहे हैं वो बराह रास्त रूस की इकोनॉमिक असिस्टेंस से, ताकि उनकी जंग को जारी रखा जा सके यूक्रेन में। और चौथी बात यह है कि अभी उन्होंने, आपको याद होगा कि F-35 जो अमेरिकन लेटेस्ट 5th जनरेशन फाइटर है वो इंडिया को ऑफर किया, तो उसमें भी इंडिया कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहा, वो Sukhoi 57 जो रशियन 5th जनरेशन फाइटर है उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड है। और आखिरी वजह जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जितनी उन्होंने ट्रेड प्रोटेक्शन दी है अपने काश्तकारों और सनतकारों को, और अमेरिका की मार्केट एक्सेस को रिड्यूस और रिस्ट्रिक्ट किया है, इन अनफेयर प्रैक्टिसेस को के ऊपर भी वहां बड़ा गुस्सा
गुस्सा है। तो ये तमाम वजूहात को मिला के अगर देखा जाए तो इसकी बॉटम लाइन ये है कि अमेरिका को इस बात का एहसास और इदराक हो गया है कि अमेरिका के भारत की ना सलाहियत है ना इरादा है अमेरिकी इंटरेस्ट को इस रीजन में प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए, और पाकिस्तान इसके मुकाबले में ज़्यादा जिम्मेदार और ज़्यादा केपेबल रियासत है जिसके साथ मिलकर चलना और मज़ीद ताउन को बढ़ाने में अमेरिका का ग्लोबल और रीजनल फ़ायदा है। मोहम्मद अली साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।